नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अर्थात हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनसाइट, किसने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि थॉर्नडाइक ने, बी के अंदर कहा गया है गेस्टाल्ड वाल्डी ने, या हेगार्टी ने, या स्किनर ने, किसने दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें तो गेस्टाल्ड वाल्डी जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो था सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब ये क्या सिद्धांत होता है, इस पे थोड़ी सी बात किया जाए तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है मुख्यतः गेस्टाल्डवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने यह बताया कि सीखना मात्र ट्रायल एंड एरर के आधार पे नहीं होता है, अर्थात सीखना केवल ट्रायल एंड एरर के आधार पे नहीं होता है, बल्कि कभी कभी अचानक समस्या का संपूर्ण हल सूझ जाता है, जिसे हम अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। कहने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार में किसी क्वेश्चन का हल आपको मिल जाता है, जो कि आपके सूझ या अंतर्दृष्टि की सहायता से मिल जाता है, जो कि आपका ट्रायल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें तो गेस्टाल्ड मनोवैज्ञानिकों में सबसे प्रमुख नाम कोहलर का है, जिन्होंने बंदरों पर किए गए प्रयोगों से यह सिद्धांत स्थापित किया कि उनके अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया समझ और अनुभव पर आधारित होती है, न कि केवल तुक्के पर। सूझ का अर्थ है अचानक समस्या का संपूर्ण समाधान स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना। आप थोड़ा सा आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि एमसी डोगाल जो थे, यहाँ पे मैकडगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध है, अर्थात अकॉर्डिंग टू द मैकडोगल ईच बेसिक इंस्टिंक्ट इज कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया संज्ञान से, अर्थात कॉग्निशन से, बी में कहा गया संवेग से, अर्थात इमोशन से, सी के अंदर कहा गया संवेदना अर्थात सेंसेशन से, डी के अंदर कहा गया है चिंतन अर्थात थिंकिंग से। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे हमारा थे एम डोगाल जो कि संवेग अर्थात इमोशन से यहाँ पे उनके अनुसार मूल प्रति संबंधित होती हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो मैकडगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति अर्थात इंस्टिंक्ट जो थे के साथ एक विशेष संवेग संबंधित होता है। उनका मानना था कि जब भी किसी मूल प्रवृत्ति का उद्दीपन होता है, अर्थात जब भी किसी मूल प्रवृत्ति का उद्दीपन होता है तो उसके साथ स्वतः ही एक संवेग प्रकट हो जाता है, अर्थात स्वतः ही एक वहां पे आपका इमोशन प्रकट हो जाता है। अगर उदाहरण से बात किया जाए, जैसे कि भय प्रवृत्ति जागृत होने पर भय का संवेग उत्पन्न हो जाता है, वहीं पे मातृत्व प्रवृत्ति के साथ स्नेह का संवेग जुड़ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां केवल जैविक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि इनके साथ मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं भी जुड़ी होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, अर्थात गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में कहा गया संवेदना अर्थात सेंसेशन, बी में कहा गया प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात प्रिसेप्शन, सी के अंदर कहा गया अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, डी के अंदर कहा गया कल्पना अर्थात इमेजिनेशन। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन इसका रहेगा करेक्ट वाला, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात परसेप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या होता है परसेप्शन, इसका क्या मतलब है, इस पे थोड़ी सी बात किया जाए तो जब हम किसी वस्तु के विषय में या घटना को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको जब हम अनुभव करते हैं
तो वह सबसे पहले केवल एक संवेदना के रूप में होती है। तो प्रारंभ में वो क्या होती है, एक प्रकार से केवल संवेदना के रूप में होती है। लेकिन जब हम अपने पूर्व अनुभव, जो कि हमारे पहले से कुछ हमारे अंदर ज्ञान होता है, और ज्ञान के आधार पर उस संवेदना को समझते हैं और पहचानते हैं, तभी वह हमारे लिए अर्थपूर्ण बनती है। इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान या संस्कार जन्य बोध या परसेप्शन कहा जाता है। कहने के मतलब आपने बहुत सारी घटनाओं को देखा होगा, लेकिन जब उन घटनाओं को अपने पूर्व ज्ञान की घटनाओं से उनको जोड़ते, तभी आपको उनका अर्थ समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या है। जैसे कि मान लो आप रास्ते में जाते हैं, कहीं पे आप कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट देखते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट अगर आप उनको नहीं जोड़ते हैं अपने पूर्व ज्ञान से, तो आपको कोई भी दुख या कष्ट नहीं महसूस होता। लेकिन जैसे ही आपने किसी घटना को देखा, फिर आपने जोड़ा कि अरे ये तो हमारे माता का था, या हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, या हमारे भाई का, या हमारे दोस्त का, तो आपको वहाँ पे दुख का एहसास होता है। अर्थात जब अपने पूर्व ज्ञान से चीज़ों को जोड़ते, तभी आपके लिए वो अर्थपूर्ण बनता है। वहीं पे बात करें तो उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा पहली बार सेब को देखता है, तो उसके लिए वह केवल एक रंग या आकार हो सकता है। अर्थात जब बच्चा पहली बार किसी सेब को देखेगा, तो उसको केवल ये रंग या आकार का दिखाई देगा, तो उसके लिए केवल यह एक रंग या आकार होगा। जब वह सीखता है कि वह फल है और उसका स्वाद मीठा होता है, तो वह पूर्व अनुभव पर आधारित अर्थ को प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि 5 वर्ष के मोहन की, अर्थात जो 5 वर्ष का एक मोहन है, 5 वर्ष मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है या 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लुब्धि कितनी होगी। अर्थात कहा गया है मोहन इज 5 ईयर ओल्ड एंड हैज अ मेंटल एज ऑफ 8 ईयर, व्हाट इज हिज IQ इंटेलिजेंस क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा गया 150, बी में 160, 140 एंड 135। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन, अर्थात इंटेलिजेंस को क्वेश्चन या IQ से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका कैसे आंसर निकाला जाता है। देखो, बात करें बुद्धि लब्धि या IQ या इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालने का जो होता है, मेंटल एज उसकी क्या है और क्रोनिकल एज क्या होती है, इनटू यहाँ पे 100 से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें मेंटल एज, अर्थात उसकी जो यहाँ पे मानसिक आयु है वो क्या है, इस समय 8 वर्ष है, लेकिन उसकी वास्तविक एज कितनी है, इस समय आप देखेंगे तो 5 वर्ष का है, अर्थात ये क्रोनिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे IQ बराबर क्या हो जाएगा, जो उसकी मानसिक आयु है वो 8 है, क्रोनिकल एज जो यहाँ पे 5 दिया गया, 8/5 इंटू 100, अर्थात यहाँ पे 160 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। अर्थात तो विच IQ लेवल इज कंसिडर्ड टू द ट्रेनेबल IQ लेवल फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस। अर्थात जो मेंटली या जो बहुत ही मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनकी रेंज किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आती है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में कहा गया 70 से 70 to 79, 50 to 69, 36 to 49 एंड 35 एवं बिलो। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो 50 to 69 वाला वो आपके मंद बुद्धि जो होते हैं, अर्थात तो द ट्रेनेबल जो होते हैं या मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनकी ये रेंज होती है। थोड़ा सा बात किया जाए तो बुद्धि लब्धि के अनुसार मंद बुद्धि बच्चों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अर्थात जो बुद्धि लब्धि के आधार पर जो बच्चे होते हैं जिनकी थोड़ी सी मंद बुद्धि होती है, उनको 3 श्रेणियों के अंदर जो कैटेगराइज किया गया। सबसे पहली कैटेगरी होती है मंद प्रशिक्षितार्थ ट्रेनेबल, जो कि 50 to 69 होता है। फिर मंद शिक्ष एजुकेशनल, अर्थात 70 to 79 होता है। मंद रक्ष होता है, जो कि 52 एंड निम्न से होता है। तो इनमें से प्रशिक्षण योग या प्रशिक्षण स्तर वाले बच्चे IQ रेंज होता है वो 50 to 60 रेंज के बीच में आते हैं। इस स्तर के बच्चे सामान्य शिक्षा तो नहीं ले सकते, लेकिन विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें कुछ व्यवहारिक और सामाजिक योग्यता सिखाई जा सकती है। इसलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था इसका बी वाला करेक्ट रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसमें कहा गया रासार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। अर्थात रोसाक इंक ब्लड टेस्ट जो है यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए,
तो व्यक्तित्व तथा पर्सनालिटी के लिए, बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस के लिए, अभिरुचि अर्थात इंटरेस्ट के लिए, अभिक्षमता अर्थात एप्टीट्यूड के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि इंटेलिजेंस पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए रासार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है, इस पे बात किया जाए तो रासार्क इंक ब्लॉक टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसे हार्मन रासार्क नामक स्विस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया था। इस टेस्ट में प्रतिभागी को कुछ स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि वे इन धब्बों में क्या देखते हैं। तो प्रतिभागी की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके उनके व्यक्तित्व की गहराई से जानकारी प्राप्त की जाती है। यह टेस्ट किसी व्यक्ति के आंतरिक विचार, भावनाएं, अनुभव और मानसिक संघर्षों को उजागर करने में मदद करता है। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करना, न कि बुद्धि या अभिरुचि या अभिक्षमता का होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ द फॉरगेटिंग, अर्थात भूलने की समस्या होती है उनमें उनका यहाँ पे कौन सा कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए में कहा गया सीखने में कमी अर्थात लैक ऑफ लर्निंग, बी में कहा गया स्मरण करने की इच्छा अर्थात विलिंगनेस टू रिमेंबर या मानसिक दुर्बलता मेंटल यहाँ पे वीकनेस, डी में कहा गया सीखने की दोषपूर्ण विधियां अर्थात फॉल्टी लर्निंग मेथड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा वो यहाँ पे स्मरण करने की जो इच्छा होती है ये भूलने की क्षमता से संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो डिटेल से बात किया जाए तो सीखने में कमी, यदि चीजें उचित रूप से नहीं सीखी गई तो वे भूल जाना स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सही है। मानसिक दुर्बलता, कमजोर मानसिक स्थिति से स्मृति क्षमता प्रभावित होती है। सीखने की दोषपूर्ण विधियां जो होती जैसे कि गलत तरीके से सिखाया जाता है या गलत तरीके से सीखना भी विस्मृति का कारण बन सकता है, लेकिन स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं बल्कि स्मरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। यदि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को याद करने की इच्छा होती है तो व्यक्ति उसे ज्यादा आसानी से याद कर पाता है। आप थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रवृत्ति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में कहा गया सांख्यिकी, बी में गणित, सी में ज्यामिति या डी के अंदर संभाव्यता कहा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका सांख्यिकी वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान, संज्ञात्मक प्रवृत्ता, एकत्र, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तुलना करना, ये सभी चीजें जो होता है सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो यहाँ जिन क्रियाओं जैसे कि संख्यात्मक प्रवृत्ति तथा न्यूमेरिकल डेटा को एकत्र करना, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तुलना करना, व्याख्या करना उल्लेख किया जाता है, वह विषय सांख्यिकी से संबंधित होता है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों को व्यवस्थित करने, उनका विश्लेषण करने और परिणाम प्राप्त करने की विधियां बताई जाती हैं। यह विज्ञान डेटा से संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने और संश्लेषण करने का आधार है। गणित, ज्यामिति या संभाव्यता इससे संबंधित विषय हैं, लेकिन उपरोक्त सभी कार्यों का समन्वित रूप जो है वो सांख्यिकी में ही देखने को मिलता है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 9 में, जहां पे कहा गया है कि पिछड़े बच्चों के लिए अर्थात हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल अटेंडेंस फॉर द बैकवर्ड चिल्ड्रन, अर्थात पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि अर्थात एजुकेशनल अटेंटिविटी की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन ए में कहा गया गॉर्डन, सोनल, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट। किसने दिया था? तो यहाँ पे सिरिल बर्ट या बर्टन हॉल बात करें तो यहाँ पे बर्टन हॉल ने जो था वो पिछड़े बच्चों जो कि बैकवर्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए जो शैक्षिक लब्धि अर्थात एजुकेशनल अटेंटमेंट की अवधारणा या कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो
पिछड़े बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि से आशय उनका स्तर है। जो भी औसत आयु के बच्चों की तुलना में प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, शैक्षिक उपलब्धि के परीक्षण पिछड़े बच्चों की पहचान एवं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अवधारणा का प्रतिपादन बर्टन हॉल ने किया था। उन्होंने यह समझाया कि पिछड़े बच्चों की विशेष जरूरतें होती हैं और उनकी उपलब्धि के आकलन हेतु विशेष तरीके अपनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 की माध्यिका ज्ञात करना होगा और ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा और उसका क्या डिटेल से एक्सप्लेनेशन होगा। और यदि आप चाहते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को मैच करना कि आपका आंसर सही है या गलत है, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप इस पूरे वीडियो की पीपीटी को डाउनलोड करके आसानी से क्वेश्चन के आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और यदि इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।